Hello, dear students. Welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear students, today we are going to study RNA world. We will start RNA world. RNA के विषय में हम लोग जानेंगे RNA क्या है। तो कहता है अभी तक हम लोग DNA, RNA समझ चुके थे और हम लोग ये भी समझ चुके थे कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए उन ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है जिनका लाइफ कम होता है, जिनमें आरएनए जिनका जेनेटिक मटेरियल है वे ऑर्गेनिज्म इजिली म्यूटेट कर जाते हैं। कर रहा है क्या कि RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life process, metabolism, translation, splicing evolved around RNA. कहता है क्या कि अब इतना एविडेंस हमें मिल चुका है कि जितने भी बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए या उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है, मेटाबॉलिज्म की बात करें, ट्रांसलेशन की बात करें, स्प्लिसिंग की बात करें, ये सारे के सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए। अब इसमें हमें तीन टर्म पहले समझना है, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लिसिंग। मेटाबॉलिज्म तो समझ रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि लाइफ के अंदर जो लार्जर पार्टिकल्स है उसको तोड़कर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर एनर्जी प्रोड्यूस करना ताकि वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके। तो कह रहे हैं क्या कि अब समझते हम लोग ट्रांसलेशन क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है। ट्रांसलेशन क्या है? अ प्रोसेस, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रीड आउट द जेनेटिक कोड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, जिसमें मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो कोडिंग होता है डीएनए के जीन्स पर, उन जीन्स को पढ़ता है, समझता है और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड का सीक्वेंस तैयार करता है। तो कहता है क्या कि मैसेंजर आरएनए के द्वारा जेनेटिक कोड को पढ़ना, जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड को बनाना, सो दैट ऑर्गेनिज्म के डीएनए का कॉपी तैयार किया जा सके, क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, आगे इसको भी समझेंगे हम लोग। जैसे कि कोई भी आरएनए, डीएनए मान लीजिए, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है ये, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है डीएनए का। अब मैसेंजर आरएनए क्या कह रहेगा? इस कोड को समझेगा, मैसेंजर आरएनए इस कोड को समझेगा कि यहां पर कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, कौन सा? तो उसको इसके कोड को मैसेंजर आरएनए पढ़ा, समझा क्या है। तो अगर गुआनिन हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले तो दूसरा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड बनना, इसका दूसरा स्ट्रैंड को बनाने की तैयारी करना।
है ना, ये था ये, है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड स्ट्रैंड बनाने की तैयारी करना, पहले इसको पढ़ेगा। यहां पर क्या है, अब यहां पर जो है इसमें देख लीजिए, अब इसको अगर सपोज यहां पर इसको मिला गुआनिन, क्या मिला, गुआनिन। तो अगर गुआनिन मिला तो गुआनिन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, एडिनिन। तो यहां पर इस स्थान पर अगर एडिनिन लाएगा, इस कोड को पढ़कर कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड बनाना, कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड बनाना, एक न्यूक्लियोसाइड को पढ़कर कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड बनाना, सो दैट इस डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड कंप्लीट कर किया जा सके। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। बात समझ में आया, ट्रांसलेशन बात समझ में आया। मान लीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, अब सिंगल स्ट्रैंड से तो होगा नहीं, इसकी दूसरी कॉपी सेकंड स्ट्रैंड बनाना है। तो इसमें कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, उस न्यूक्लियोसाइड को पढ़ा, जो न्यूक्लियोसाइड है उस न्यूक्लियोसाइड को पढ़ा। न्यूक्लियोसाइड में सपोज यहां पर इसको गुआनिन दिखा, यहां पर इसको गुआनिन दिखा, यहां पर इसको साइटोसिन है, यहां पर एडिनिन है, यहां पर थाइमिन है। ये कोई सीरीज है, एक स्ट्रैंड पर है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडिनिन है, फिर साइटोसिन है। पहले तो इसको पढ़ेगा, तो इसको पढ़ना ही क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। अब इसको पढ़कर समझकर इसका जो कंप्लीमेंट्री एमिनो एसिड है, इस एसिड का कंप्लीमेंट्री एमिनो एसिड, इस न्यूक्लियोसाइड का कंप्लीटरी न्यूक्लियोसाइड बनाने की प्रोसेस ही क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जगह से तोड़ना, जो आपका जेनेटिक सीक्वेंस आया, एक कॉपी आया, इसको मान लीजिए इसको यहां से तोड़ना, ये होता है स्प्लाइसिंग। तो कह रहा है क्या कि आरएनए, यह क्लियर हो चुका था कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है वो सब के सब आरएनए में होता है, स्प्लाइसिंग भी हो गया, आपको ट्रांसलेशन भी हो गया, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है। RNA used to act as genetic material as well as catalyst। RNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी यूज किया गया, मीन्स ऐसे सब्सटेंस के रूप में यूज किया गया जो हेरिडेटरी कैरेक्टर को, जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसलेट कर सके, ट्रांसमिट कर सके, पहुंचा सके। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम किया, साथ ही साथ कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, अब ये भी तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ ना, कि कौन सा एमिनो एसिड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एमिनो एसिड तैयार होना है, तो ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम करेगा। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटेलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट। तो कह रहा है आरएनए कैटलिस्ट भी है जो बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए जो कैटलिस्ट के रूप में दो सब्सटेंसेस होता है, एक तो प्रोटीन एंजाइम होता है और दूसरा आरएनए कैटलिस्ट। तो कहता है प्रोटीन एंजाइम तो जेनेटिक को छोड़कर बाकी सारे रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शन को पूरा करेगा। आरएनए कैटलिस्ट किस बायोकेमिकल रिएक्शन को करेगा, तो आरएनए कैटलिस्ट
आरएनए कैटलिस्ट आपको जेनेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, बायोकेमिकल जेनेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन को पूरा कराएगा। आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अब कहता है क्या कि चूंकि आरएनए कैटलिस्ट है, आरएनए कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट होने के कारण आरएनए रिएक्टिव देखा गया। रिएक्टिव होने के साथ साथ आरएनए क्या था, अनस्टेबल था, आरएनए अनस्टेबल था। और आरएनए ही तो, आरएनए अनस्टेबल है ना। देयरफॉर डीएनए वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक मोर स्टेबल। अब आरएनए अनस्टेबल था, अच्छा, तो इसीलिए कहा गया, ये पाया गया कि सबसे पहले हम यहां कह रहे हैं कि आरएनए पहला फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए कैटलिस्ट के रूप में भी अपना रोल प्ले कर रहा था। तो कह रहा है क्या कि चूंकि आरएनए कैटलिस्ट है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, इसीलिए कहा गया कि आरएनए, आरएनए का ही जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, यही न्यूक्लिक एसिड आगे चलकर राइबोस डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया। बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ इसमें, और बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण जो राइबोस था, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, वो डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया। यानी कह सकते हैं कि जो डीएनए है आरएनए से ही बना है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ। आरएनए डीएनए में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो जो आरएनए का जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, यह राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यह राइबोस न्यूक्लिक एसिड कैटेलाइज होकर डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीडेशन हुआ, और इस प्रकार आपका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक मोर स्टेबल। अब चूंकि इनका ऑक्सीडेशन हुआ, चूंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ, इस कारण केमिकली मॉडिफाई हुआ, तो मॉडिफाई होने के कारण अब ये मॉडिफाई होने के बाद स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, लेस रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है। तो कह रहा है डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब कह रहा है क्या कि जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीराइबोस डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो गया, इसका डीऑक्सीडेशन हो गया, तो डीऑक्सीडेशन के कारण जो आपका रिएक्टिव और अनस्टेबल न्यूक्लिक एसिड था, वो स्टेबल न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार कर लेता है, रेप्लिकेशन करके, ये ट्रांसलेशन के बाद रेप्लिकेशन करके ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी तैयार कर लेता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और ये किसी भी रिपेयर के प्रोसेस को रेजिस्ट कर लेता। अब इसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं होगा, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होना था हो गया। क्यों, क्योंकि राइबोस डीऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो चुका। तो राइबोस जो होगा वो रिएक्टिव होगा, आरएनए रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, शॉर्ट लाइफ का होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीएनए तैयार होगा वो नॉन रिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा, और किसी भी इवोल्यूशन के प्रोसेस को रेजिस्ट करेगा। इसमें कोई भी रिएक्शन का प्रोसेस आगे नहीं होगा। आगे अब क्या कह रहा है, अब इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात समझेंगे हम लोग। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, चलिए। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेप्लिकेशन।
हम लोग रेप्लिकेशन की बात करें, देखिए यहाँ पर ये रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन है, ये डीएनए आ रहा है ना सिंगल स्ट्रैंडेड, ये देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick immediately proposed a scheme for replication of DNA. सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन का स्कीम किसने, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बताया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज कर, तो ये आगे चल करके रेप्लिकेशन की स्कीम को प्रपोज किए, टू कोट दियर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज। अब इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, किनका, वाटसन साहब का। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट a specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। यानी उन्होंने कहा कि it has not escaped our notice that a specific pairing, कह रहा है कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग हो रहा है, जो हमने पोस्टुलेशन दिया था, तो कह रहा है कि कॉपिंग मैकेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल का कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जैसे क्या कह रहा था, देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ये इस तरह से आ रहा है, देखिए 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 5 प्राइम चलेगा। ये रेप्लिकेशन की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जैसे ओरी होता है और रेप्लिकेशन होता है, इसका रेप्लिकेशन करके इसका कॉपी तैयार होगा, कॉपी इसका तैयार होगा। इसके बारे में और हम समझते हैं, इसमें पार्टिसिपेट किसका मेन होगा, डीएनए पॉलीमरेज का होगा। डीएनए पॉलीमरेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलिए इसको आगे समझते हैं, क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, द स्कीम सजेस्ट दैट 2 strands would separate and act as template for synthesis of new complementary strand। अब कह रहा है कि डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा, मींस पहले अलग अलग होगा, डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होगा। ये स्ट्रैंड जो है ना, देखिए ये स्ट्रैंड चल रहा है ना, ये देखिए यहां से ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ये डबल स्ट्रैंडेड है ना बेटा, ये चल रहा है, देखिए ये आ गया। अब यहां से ये स्ट्रैंड सेपरेट होकर के ये स्ट्रैंड बन रहा है, ये स्ट्रैंड बना। इसका दूसरा स्ट्रैंड देखिए, दूसरा स्ट्रैंड ये चला, ये आ रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ये आ गया ना। तो कह रहा है कि ये सबसे पहले ये सेपरेट होगा, अलग स्ट्रैंड बनाएगा, और स्ट्रैंड बनने के बाद ये टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, और उस टेम्पलेट पर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब, जैसे इस पर साइटोसिन था तो कॉरेस्पॉन्डिंग गुआनिन बना, एडेनिन था थाइमिन आ गया, थाइमिन है एडेनिन आ गया, गुआनिन है साइटोसिन आ गया। यानी अगर ओरिजिनल स्ट्रैंड पर आपका उस स्ट्रैंड पर साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, थाइमिन का एडेनिन है, और गुआनिन का साइटोसिन बनेगा। तो साइटोसिन लेकर के इसका दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देगा। After completion of replication, each DNA molecule would have one parental, one newly synthesized strand। अब इनका रेप्लिकेशन होगा, कॉपी तैयार होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को लेकर, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड को लेकर कॉपी तैयार हो गया। तो जो सिंगल स्ट्रैंड था, अब कॉपी होने के बाद इसका ये कॉपी बनता है, और ये दूसरा डीएनए तैयार हो जाता है।
इसमें एक ये तो पेरेंटल क्या कर रहा है, इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया और ये सिंथेसिस स्ट्रैंड हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होंगे, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, एक तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया और दूसरा न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड होगा। इस तरह से दो डीएनए तैयार हो गया। दिस स्कीम बाय टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक स्ट्रैंड तो कंजर्व है ना, जो दो स्ट्रैंड आगे बना, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ये अनबाइंड हुआ, अनबाइंड होकर के दो अलग अलग स्ट्रैंड बना, उसका कॉपी तैयार हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हुआ। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हुआ उसमें से तो वो सेमी कंजर्वेटिव है क्योंकि एक स्ट्रैंड कंजर्व रहा और दूसरा स्ट्रैंड बना। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब ये भी स्ट्रैंड खत्म हो गया। डीएनए का जो दो स्ट्रैंड बन रहा है बेटा जी, अगर इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल रह गया और इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड बन गया, इसका मतलब वो सेमी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब कि उसका जो दो स्ट्रैंड अगर बन रहा है, अगर दो स्ट्रैंड है वही स्ट्रैंड रह गया, ये कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब हो गया बेटा कि ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड नहीं रहता, ये स्ट्रैंड खत्म हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। बट यहां कह रहा है क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव है, एक स्ट्रैंड वही वाला है, पेरेंटल है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, डॉटर स्ट्रैंड बना और इस तरह से नया डीएनए तैयार हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वैसा रेप्लिकेशन जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल हो, दूसरा स्ट्रैंड बनता हो, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा? चलिए अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली हम समझ लिए, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होना चाहिए ना। बिना साइंस तो बिना प्रूफ के मानता नहीं है। साइंस तो कहता है हर चीज में भाई हमें प्रूफ दीजिए, हम आदमी है प्रूफ दीजिए, जानवर से अलग है प्रूफ दीजिए, प्लांट ऑटोट्रॉफ है प्रूफ दीजिए ना, हम हेटेरोट्रॉफ है प्रूफ दीजिए। क्या होता है, क्या कह रहा है? इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, ये तो कहे कि सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, मतलब एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल यूज करता है और दूसरा स्ट्रैंड तैयार करता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल। तो रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का पहला एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर किया गया था। ई कोलाई के बाद ह्यूमन सेल प्लांट से पर किया गया। मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट इन 1958। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किन्होंने किया? मिशेल्सन और स्टॉल ने। कैसे, उन्होंने क्या किया? They grew E. coli in a medium contain 15 NH4Cl। वो अमोनियम क्लोराइड लिए, क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें नाइट्रोजन का 15N आइसोटोप लिए। नाइट्रोजन का दो आइसोटोप होता है, नाइट्रोजन का दो आइसोटोप होता है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। तो वो 15NH4Cl, 15N इज हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 14N लाइट
आइसोटोप हो गया, 15N हैवी आइसोटोप हुआ। तो उन्होंने, किसने, स्टॉल और मिशेल्सन ने अमोनियम क्लोराइड 15N वाला अमोनियम क्लोराइड लिया, आइसोटोप लिया, और उसको क्या, किसमें यूज किया, नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। ई कोलाई ग्रो किए। इस ई कोलाई को ग्रो करने के लिए अमोनियम क्लोराइड जो लिए, उस अमोनियम क्लोराइड में 15N आइसोटोप का यूज किए, 15N आइसोटोप का यूज किए, जो कि हैवी आइसोटोप था, और कई जनरेशन तक इनको रेप्लिकेट कराए। रिजल्ट वाज दैट 15N was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound। और उन्हें जो रिजल्ट मिला, तो जो नया डीएनए बना, जो नया डीएनए बना किसका, ई कोलाई का, उस डीएनए में 14N के जगह पर 15N प्रेजेंट था। उसमें 14N के जगह पर 15N था, किसमें, डीएनए और अलग अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, और अलग वैसे अन्य नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे जिनमें नाइट्रोजन था, सब में 14N की जगह पर 15N था। The heavy DNA molecule could be distinguished from normal DNA by centrifugation in cesium fluoride density gradient। अब इसमें कहता है क्या, अब कैसे पता चला कि 15N आया, तो इसके लिए उन्होंने यूज किया क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले उस डीएनए को तोड़े, उस डीएनए को तोड़े, तो उस डीएनए को तोड़ने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब गोल गोल बहुत तेजी से घुमाए, तो तेजी से घुमाने के कारण क्या हो गया, वो नाइट्रोजन अलग हो गया। अब उसमें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया था, जिससे पता चले कि उसका डेंसिटी क्या है, हैवी है कि लाइट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, दो तरह की फोर्स होता है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया था, यानी इसमें जब उसको घुमाए तो क्या होता है, वो बाहर की गया, जो हैवी था वो अंदर आ गया, वहीं पर रुक गया, जो लाइट था बाहर फेंका गया। 15N is not a radioactive isotope, can be separated from 14N only based on density। करा 15N नाइट्रोजन का जो 15N आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता तो क्या होता, कुछ ना कुछ तो घटता है। हर रेडियो आइसोटोप का क्या होता है, लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसी क्वांटिटी हाफ हो जाती है, कुछ 0.01% 1% घटता। लेकिन चूंकि 15N जो है न 14N रेडियो एक्टिव है आइसोटोप है, और न 14N, दोनों नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना। तो उन्होंने पाया डेंसिटी के आधार पर, क्या किए, डेंसिटी की डिफरेंस के आधार पर, 14N हल्का है, 15N भारी है, तो हल्का और भारी डेंसिटी के आधार पर इस नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करके पता लगाया जा सका कि जो नाइट्रोजन आया है वो 14N है कि 15N। क्या फिर क्या कहता है, then they transferred cell into medium with normal and took samples at various definite time intervals as the cell multiplied and extracted DNA that remained a double stranded helix। और उसके बाद फिर क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिए वैसे सेल में, उस सेल को ट्रांसफर कर दिए वैसे मीडियम में जिसमें नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड थे, और उनको अलग अलग ट्रांसफर इंटरवल पर उनको मल्टीप्लाई होने दिए, फिर डीएनए ऑब्टेन किए डबल हेलिकल। वेरियस सैंपल्स वेयर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो पहले 15N वाला अमोनियम क्लोराइड लिया, फिर 14N वाला अमोनियम क्लोराइड लिया, दोनों को सेंट्रीफ्यूज किया, दोनों को अलग किया, दोनों के स्टार में इसकी ग्रेडियंट मापे। DNA that was extracted from culture one generation after transfer from 15N to 14N medium, that after 20 minutes E. coli divided in 20 minutes। मतलब कह रहा है क्या कि पहले वो 15N वाले NH4Cl वाले मीडियम में उसको
ग्रो किए, उसके बाद उसको 14N वाले अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में उसको ट्रांसफर किए। अब उन्होंने देखे कि इनका रेप्लिकेशन का जो टाइम था 20 मिनट था, ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। यानी उन्होंने कहा देखा कि जो ई कोलाई ग्रो हुआ, जो ई कोलाई ग्रो हुआ उसका डेंसिटी हाइब्रिड था। हाइब्रिड मतलब ना तो 15N था ना 14N था। बात समझिए पहले उसको। पहले क्या किया, ई कोलाई को 15N वाले अमोनियम क्लोराइड के कंसेंट्रेशन वाले सब्सटेंस को ग्रो की, राइट। फिर उसको ट्रांसफर कर दिया 14N वाले अमोनियम क्लोराइड में। अब उसमें देखे कि जो अमोनियम क्लोराइड है, जो नाइट्रोजन है, अब चूंकि अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन N लिया है ना, तो जो उनका जो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस है, उस नाइट्रोजन बेस में कौन सा नाइट्रोजन है, 14N है कि 15N है। रेडियो जैसे 15N वाले में डाले तो उसमें 15N आ गया था, हैवी था, सेंट्रीफ्यूगेशन किए, है ना, तो पता चला कि वो भारी हो गया है। फिर उसी डीएनए को कहां डाले, 14N वाले अमोनियम क्लोराइड में डाले। अब क्या हुआ, जो नया न्यूक्लिक एसिड बना, उस न्यूक्लिक एसिड में न 15N था न 14N था, यानी डेंसिटी न 14N वाला था और न ही डेंसिटी 15N वाला था, बल्कि इंटरमीडिएट था। दोनों के बीच में करा हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट, सेकेंड जनरेशन वाज composed of frequent amount of hybrid DNA and of light DNA. It means कहता है क्या कि समझिए कि सबसे पहले अब फिर वही मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में था, 14N वाला एक था और एक 15N वाला था। इनको क्रॉस कराए तो F1 में जो इनको मिला वो हाइब्रिड मिला। फिर उसको सेल्फ क्रॉस कराए तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ 14N और 15N, दोनों का अमाउंट इक्वल अमाउंट। सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडाइन टू डिटेक्ट distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed on विसिया फावा जिन पर एक और एक्सपेरिमेंट किए। ये किस पर किए, ई कोलाई पर किए। दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पर किए, विसिया फावा पर किए, फावा बीन्स पर किए। टेलर ने 1958 में टेलर अगेन एक्सपेरिमेंट किए, प्रूव दैट डीएनए